Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for MD-CAT session. आज की इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 5 जो कि आपकी बुक से चैप्टर नंबर 4 का हिस्सा है द सेल, उसे डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, द सेल जो कि हमारे फर्स्ट ईयर के पार्ट से यूएचएस के सिलेबस में लिया गया है, इसके अगर कोर्स कंटेंट्स देखें तो उसमें लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके कंपैरिजन देखेंगे और उसकी वजह से जो रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन चेंज होती है उसका रेशो या कंपैरिजन जो है वो उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एनिमल एंड प्लांट सेल, तो एनिमल और प्लांट सेल का जो एक टिपिकल सेल है उसका कंपैरिजन देखेंगे कि दोनों में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या है। तीसरे नंबर पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने के लिए जो मॉडल दिया गया, एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था और एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की डिटेल देखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन देखेंगे, जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, तो ये फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में कंसीडर किए जाएंगे। और लास्ट पे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का कंपैरिजन देखेंगे, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखा जाएगा। तो इन कोर्स कंटेंट में सबसे पहले हम माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सबसे पहले एक कॉमनली माइक्रोस्कोप का लफ्ज जो है वो उसको देखिए, किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए यूज किया जाए माइक्रोस्कोप कहलाएगा। अब माइक्रोस्कोप की डिफरेंट टाइप्स हैं, मैनी टाइप्स होती हैं, जिसमें से दो टाइप्स जो हैं वो यहां पे जिक्र की गई, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर फीचर्स की बुनियाद पर डिफरेंस देखें तो सबसे पहले बात की गई अबाउट रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन लाइट माइक्रोस्कोप के केस में लेसर होती है एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो रिलेटिवली मोर होती है एज कंपेयर टू, अब कंपैरिजन में ये कहा जाएगा लाइट माइक्रोस्कोप के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन की रेजोल्यूशन ज्यादा है। इसी सूरत में रिजॉल्विंग पावर देखें तो रिजॉल्विंग पावर इन केस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप दैट इज 2 माइक्रोमीटर और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 2 to 4 एंगस्ट्रॉम। अब एक एंगस्ट्रॉम जो है वो इक्विवेलेंट होता है 10⁻⁻10 मीटर के। तो हमें अगर ये नैनोमीटर के केस में कहा जाए तो इसको चेंज किया जाएगा और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हम 2 to 4 एंगस्ट्रॉम का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप लेसर होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उसमें हम वर्ड ऑब्वियसली इस्तेमाल करेंगे मोर। सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, कि हम जो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके लिए इल्यूमिनेटिंग सोर्स क्या है, तो लाइट माइक्रोस्कोप में हम विजिबल लाइट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नाम से वाज़ेह है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा इसीलिए जाता है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड की जाती, तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होगा। हैंडलिंग, लाइट माइक्रोस्कोप जो है दैट इज कम्बरसम और उसके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दैट इज इजी टू हैंडल, तो इसकी जो एडजस्टमेंट है उस प्रोसेस के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, तो दैट इज कंपैरेटिवली कम्बरसम और इजी टू हैंडल। इमेज जो है, जो लाइट माइक्रोस्कोप से इमेज हासिल होता है दैट इज ब्लैक एंड व्हाइट, तो इमेज जो हासिल होगा ब्लैक एंड व्हाइट है, कलर्ड अपीयरेंस नहीं मिलेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम कलर्ड इमेज हासिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो इमेज के कंटेंट्स हैं, जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, उसको समझना और उसको डिफरेंशिएट करना आसान हो जाता है। ये कुछ पॉइंट जो कि
माइक्रोस्कोपी जो आपकी बुक में येलो बॉक्स दिया गया है माइक्रोस्कोप की इंफॉर्मेशन के लिए, उसमें से जो पॉइंट आउट किए गए कि कौन से की पॉइंट्स हैं ऐसे जिसके जरिए हम लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को कंपेयर कर सकते हैं। कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर लिविंग ऑब्जेक्ट्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मोटिलिटी और उनके फंक्शनल एस्पेक्ट्स को स्टडी किया जा सकता है लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें हम हमेशा डेड ऑर्गेनिज्म जो है उनके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बहुत सारे बेनिफिट्स होने के साथ साथ ये एक डिसएडवांटेज भी है कि उसमें हम लिविंग कंटेंट को या लिविंग सेल को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब अगर इस माइक्रोस्कोपी में हमने जो दो वर्ड इस्तेमाल किए हैं, रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन, तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन हमारी बुक में मेंशन की गई है कि इनका रिलेशन क्या है। सबसे पहले अगर हम दोनों की डेफिनेशन कर लें तो रेजोल्यूशन जो है, कहा गया एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू प्रोड्यूस द इमेज दैट आर क्लियरर, फाइनर एंड शार्पर। ये तीन की पॉइंट्स हैं कि रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि टू क्लोजली ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस करने की कैपेसिटी हासिल कर लेना एक्चुअली क्या है, रेजोल्यूशन। अब क्लोजली ऑब्जेक्ट्स जो है उनको क्लियरली देखा जा सके। फॉर एग्जांपल अब यहां पे देखिए, मैं ये दो डॉट्स लगाता हूं, आप आसानी से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये डॉट्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो अब आपको बहुत गौर करना पड़ता है, अभी भी आप इसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ये एक डॉट जिसमें आपको किसी किस्म का कोई डॉट्स में जो डिस्टेंस है वो नहीं नजर आ रहा, लेकिन अगर आप इस डॉट को मैग्नीफाई करें तो आपको उसमें छोटे छोटे डॉट्स जिनमें डिस्टेंस मौजूद है नजर आएगा। तो जो हमारी आई की एबिलिटी जब खत्म हो गई तो वहां तक की कैपेसिटी जो है वो क्या कहलाएगी, रेजोल्यूशन। तो जो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरर देखा जा सके, फाइनर देखा जा सके और शार्पर देखा जा सके, तो उसको नाम दिया जाएगा रेजोल्यूशन। ह्यूमन आई के, जैसे मैंने ये एग्जांपल दी कि हमारी आई जो है वो एक खास हद तक डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर सकती है, उसके बाद हमें लगता है कि ये दोनों स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे के साथ मर्ज हुए हैं, तो वो डिस्टेंस क्या होगा, दैट विल बी 1 मिलीमीटर। इस 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस यानी कि नेकेड आई, यहां पे ये बात याद रखिएगा, हम ह्यूमन आई के लिए नेकेड आई का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसी आई जो कि नॉर्मल है, किसी किस्म के लेंस के बगैर किसी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। आमतौर पर कुछ लोगों में जिनमें नजर वीक होती है उसमें जो लेंस ऐनक की सूरत में लगाया जाता है उसकी वजह से रेजोल्यूशन में चेंज आ सकती है, कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो आई अपनी एक मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो कि जिसे हम कहते हैं परफेक्ट आई साइट, उसमें हम 1 मिलीमीटर की रेजोल्यूशन कर सकते हैं। इस रेजोल्यूशन को इनहांस किया जा सकता है विद द एड ऑफ लेंस। तो अगर लेंस इस्तेमाल करें, जैसे आप एक स्लाइड के ऊपर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लेस करते हैं, मिसाल के तौर पर आप देखें, आपने एक स्लाइड ली, स्लाइड के ऊपर एक दही का जो ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है, उसको गिराया, तो उसके ऊपर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन जैसे ही आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो उसके अंदर आपको बैक्टीरियल अपीयरेंस होना शुरू हो जाती है, बैक्टीरिया नजर आना शुरू हो जाते हैं। वो जो बैक्टीरिया नजर आए एक्चुअली आपकी आई की रेजोल्यूशन को बढ़ाया गया है, तो दैट कैन बी इंक्रीज्ड बाय एड ऑफ, बाय हेल्प ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन, उसके दूसरा जो अदर रिलेशन में हम देखें तो एक्चुअली रेजोल्यूशन के बाद मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट आता है। मैग्निफिकेशन मैग्नीफाई है, जिसका मतलब एनलार्जमेंट है। तो ये एबिलिटी है इंस्ट्रूमेंट्स की टू मेक ऑब्जेक्ट बिगर। इसका मतलब क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट, जैसे टेलीस्कोप यूज की जाती है, इसी तरह से माइक्रोस्कोप यूज की जाती है ताकि स्ट्रक्चर को एनलार्ज करके देखा जा सके, उसका साइज जो है वो 1 मिलीमीटर से बड़ा किया जा सके ताकि हमारी आई जो है उसको रिकॉग्नाइज कर सके या डिटेक्ट कर सके। इस मैग्निफिकेशन के प्रोसेस और रेजोल्यूशन का रिलेशन देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एमसीक्यूज रेफरेंस से भी इसको डिफरेंट वे में पूछा जा सकता है।
हमारी बुक में इतनी बात कही गई कि नेकेड आई की रेजोल्यूशन 1 मिलीमीटर है, जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसकी रेजोल्यूशन 2 माइक्रोमीटर है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2 to 4 एंगस्ट्रॉम है। अब अगर हम इसी बात को मैग्निफिकेशन से रेफरेंस से देखें तो हमारी नेकेड आई तो 1 मिलीमीटर रेजोल्यूशन है और इतनी ही उसकी मैग्निफिकेशन, वो इससे ज्यादा मैग्नीफाई नहीं कर सकती जब तक लेंस को यूज नहीं किया जाए। जैसे ही लाइट माइक्रोस्कोप पे आते हैं तो ये 2 माइक्रोमीटर तो इसकी रेजोल्यूशन है, लेकिन ये नेकेड आई के मुकाबले में कितना मैग्नीफाई किया जा सकता है, दैट इज 500x। तो ये कंपैरिजन में अगर कहा जाए कि मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज डैश देन द नेकेड आई, तो दैट इज 500x, 500 गुना ज्यादा होती है। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप को इलेक्ट्रॉन के साथ कंपैरिजन करें तो लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन 2 माइक्रोमीटर है, इलेक्ट्रॉन की 2 to 4 एंगस्ट्रॉम है। यहां पे भी लाइट माइक्रोस्कोप के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 500x मैग्नीफाई कर सकती है, यानी कि 500 गुना इसके मुकाबले में बड़ा। तो जब हम कहते हैं कि एक स्ट्रक्चर दूसरे के मुकाबले में 500 गुना बड़ा कर रहा है तो ये पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगा, तो 500x था लाइट माइक्रोस्कोप के रेफरेंस से या रिलेशन से, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नेकेड आई के साथ रिलेशन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई 250,000x, मतलब 2.5 लाख गुना बड़ा करके देखा जा सकता है किसी स्ट्रक्चर को अकॉर्डिंग टू द या विद रेफरेंस टू द नेकेड आई। तो हमें डायरेक्ट रिलेशन भी पूछा जा सकता है और इनडायरेक्ट रिलेशन भी, कि नेकेड आई का लाइट माइक्रोस्कोप के साथ कितनी मैग्नीफाई करती है माइक्रोस्कोप, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप के मुकाबले में कितनी मैग्नीफाई करती है, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नेकेड आई के मुकाबले में कितनी मैग्नीफाई करती है। इस स्ट्रक्चर को हमें इस रिलेशन में जानना जरूरी है। अब सवाल यहां पे पैदा होता है कि मैग्निफिकेशन, हमने ये तो जान लिया कि एनलार्जमेंट होगी, हम डिटरमिन कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे कि ये मैग्निफिकेशन है इस माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप हमारे पास मौजूद है, हमें कहा जाता है कि इसके पास 2 किस्म के लेंस हैं, एक उसका आई पीस है और दूसरा उसका ऑब्जेक्ट लेंस है या ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब हमें यह कहा जाए कि इस माइक्रोस्कोप की आप मैग्निफिकेशन बताइए, तो हम कभी भी मैग्निफिकेशन जो निकालते हैं दैट इज बाय मल्टीप्लाइंग द x वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस विद द x वैल्यू ऑफ द आई पीस। तो दोनों की जो मैग्निफिकेशन है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस था वो 10x था और जो आई पीस है वो 5x है, तो मैग्निफिकेशन कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 50x। दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, प्लस नहीं करना, जो सबसे बड़ी गलती होती है वो प्लस कर दिया जाता है। दैट इज एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई पीस। तो दोनों की मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करके हम टोटल मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी माइक्रोस्कोप। तो अब यहां पे हमें इसी पॉइंट को एमसीक्यू के रेफरेंस से पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन फॉर एग्जांपल 20x थी, आई पीस की जो मैग्निफिकेशन है वो 10x है, तो बताइए कि टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगी। तो 20x विल बी मल्टीप्लाइड विद 10x, दैट विल बी इक्वल टू 200x। तो वैल्यूज को चेंज करके हमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसमें हमने सिर्फ माइक्रोस्कोप के बारे में देखा। जो दूसरा कोर्स कंटेंट हमारा है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल प्लांट एंड एनिमल्स है, तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जो स्ट्रक्चर है टिपिकल प्लांट एंड एनिमल सेल का, तो ये एक्चुअली हमारे बुक में चैप्टर नंबर 4 में एक डायग्राम बना के तो इसके प्लांट और एनिमल सेल के कंपैरिजन में एक डायग्राम शो की थी। अगर हम उस डायग्राम और हमारी दोनों एफएससी की बुक्स में कहीं भी जो प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंस को एक्सप्लेन किया गया है तो हमने इसको टेबुलेटेड फॉर्म में यहां पे शो किया ताकि की पॉइंट्स के जरिए हम ये डिटरमिन कर सकें कि कौन सी चीजें या कौन से ऑर्गेनल ऐसे हैं या कौन से स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो प्लांट सेल में है लेकिन एनिमल में नहीं है, या एनिमल में है
तो प्लांट सेल में नहीं है। तो उनके लिए अगर हम फीचर्स देखें तो सबसे पहला सेल वॉल। सेल वॉल इज टोटली एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल बट दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। और हम ये भी जानते हैं कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल है उसकी मेन कंपोजिशन क्या है, मेन कंपोनेंट उसकी कंपोजिशन का सेल वॉल का सेलुलोज है। फंगल सेल वॉल भी हम जानते हैं काइटिन की होती है, हमारा यहां पे वो कंसर्न नहीं है, हम सिर्फ सेल वॉल की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की बात करें। प्लास्टिड्स देखें तो प्लास्टिड्स में मेनली हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, फोटोसिंथेसिस के लिए है। ह्यूमन तो या एनिमल तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स। सो एनिमल जो है वो क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट होगा, या हम कहेंगे एनिमल सेल लैक द क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड, लेकिन प्लांट सेल में मौजूद होते हैं। इसी तरह से ग्लाइऑक्सिसोम दैट इज अ ऑर्गेनल प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल बट एब्सेंट इन द एनिमल सेल। अब यहां पे अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को देखें तो इसके लिए हमारी बुक में जो डायग्राम बनी है उसमें कॉर्नर पे इन तीनों ऑर्गेनल को लिख के लिखा गया कि दैट आर एब्सेंट इन मोस्ट एनिमल सेल। एनिमल सेल में कहा गया कि दीज आर एब्सेंट इन मोस्ट एनिमल सेल्स। तो सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड सेंट्रियोल तीनों मोस्टली एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं लेकिन प्लांट सेल्स में मौजूद होते हैं। अगले प्रोसेस की तरफ आइए तो सेंट्रियोल दैट आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट एब्सेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में यहां पे ये बात एक और इंपॉर्टेंट है कि जो एनिमल सेल है इनमें स्पिंडल बनने के साथ साथ हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर के साथ साथ एस्टर फॉर्मेशन भी होती है। तो इन सेल्स को हम कॉमनली कहते हैं एनिमल सेल्स आर एस्ट्रल या डायएस्ट्रल, दोनों साइडों पर सेल के एस्टर्स बनते हैं और उनसे स्पिंडल फाइबर जो है उनकी फॉर्मेशन हो रही होती है सेंट्रियोल की पोजीशन की वजह से। लेकिन प्लांट सेल में हम कहते हैं कि ओनली स्पिंडल बनते हैं बट एन एस्ट्रल, मतलब कि एस्टर मौजूद नहीं होते। तो प्लांट सेल लैक एस्टर्स, इनमें स्पिंडल तो बनते हैं। अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सेंट्रियोल के लिए कहा गया दैट इज एब्सेंट मोस्टली इन प्लांट सेल। हर प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट नहीं होता, जैसा कि सेंट्रियोल आर एब्सेंट इन हायर प्लांट्स जो कि कंप्लेक्स प्लांट है या एडवांस फॉर्म ऑफ प्लांट है, उनके अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होंगे। लोअर प्लांट्स में सेंट्रियोल मौजूद होते हैं, इसीलिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि दीज आर एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, नॉट इन ऑल प्लांट सेल। दूसरा देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है एनिमल सेल में लाइसोसोम मौजूद होते हैं, ये एक्चुअली फैगोसाइटोसिस के लिए काम करते हैं, सेल की इंटरनल डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज जो है वो रखते हैं। एनिमल सेल में है लेकिन प्लांट सेल में नहीं है। तीसरा देखिए फ्लैजिलम या फ्लैजिला जो कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। तो एनिमल सेल में फ्लैजिलम मौजूद होते हैं बिकॉज एनिमल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज में से एक है कि दे आर मोटाइल, दूसरी हेट्रोट्रॉफ है। तो मोटाइल होते हैं एनिमल सेल लेकिन प्लांट सेल जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं, सो दे लैक फ्लैजिला। अब यहां पे इन तीनों प्रॉपर्टीज का भी देखें तो यहां पे ये भी बात जो है वो कही गई कि दीज आर एब्सेंट लाइसोसोम फ्लैजिला एंड लाइसोसोम फ्लैजिला एंड सेंट्रियोल, ये तीनों ये कंपोनेंट्स जो है वो एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में लेकिन एनिमल में मौजूद होते हैं। तो इसके लिए भी लिखा गया एब्सेंट मोस्टली इन प्लांट सेल। तो हमें ये जो पॉइंट्स हैं, एक ये तीन जो हैं वो प्लांट सेल में है, एनिमल में नहीं है। नेक्स्ट थ्री जो हैं वो एनिमल सेल में है और प्लांट में नहीं। जब हम बात करते हैं मोटिलिटी की तो फ्लैजिलम जब है ही नहीं तो इसका मतलब प्लांट सेल मोटाइल भी नहीं होगा, तो एनिमल सेल में मोटिलिटी होगी लेकिन प्लांट सेल में नहीं होगी।
नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी देखिए, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की पोजीशन जो है एनिमल सेल में अप्रोक्सीमेटली सेंट्रल होती है, लेकिन जो प्लांट सेल है उसकी पेरिफेरल, मोस्टली पेरिफेरल। व्हाई? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल। तो लार्ज सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल जो है वो एक्चुअली इस स्ट्रक्चर में जब मौजूद होता है तो वो स्ट्रक्चर, जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, वो पेरिफेरी की तरफ पुश हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, तो पोजीशन ऑफ वैक्यूल एनिमल सेल में वेरिएबल। एनिमल सेल में पहले नंबर पे तो वैक्यूल का साइज बहुत स्मॉल होता है और वो पूरे सेल के अंदर डिफरेंट जगहों पर मौजूद हो सकता है इन स्मॉलर साइज। लेकिन प्लांट सेल में स्मॉलर वैक्यूल विल कोआलिसेंस, will join with each other to form a larger vacuole। तो लार्जर वैक्यूल होता है जो कि मोस्टली सेंट्रल है। तो इसके लिए हम कहते हैं प्लांट सेल हैज लार्ज सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल, लेकिन एनिमल सेल में स्मॉलर एंड मैनी वैक्यूल जो है वो मौजूद हो सकते हैं। फूड स्टोरेज देखिए, तो जो एनिमल सेल है उसमें फूड स्टोरेज कैपेसिटी ग्लाइकोजन होती है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस होती है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाया जाता है। लेकिन प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस की वजह से जो एंड प्रोडक्ट बनता है दैट इज स्टार्च। शेप देखें तो इन केस ऑफ एनिमल सेल दैट इज फ्लेक्सिबल। व्हाई इट इज फ्लेक्सिबल? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है, जिस वजह से इसकी शेप जो है वो मोर और लेस चेंज हो सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्लांट सेल की, तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, और सेल वॉल की वजह से इसका स्ट्रक्चर रिजिड हो जाता है या फिक्स्ड शेप हो जाती है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। यहां पे शेप के वजह से हम ये भी बात कह सकते हैं कि जो एनिमल सेल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं और उन सेल्स के दरमियान एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मौजूद होता है। लेकिन प्लांट सेल में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मौजूद नहीं होता और वो सेल्स एक दूसरे के साथ कंपैक्ट फॉर्म में मौजूद होते हैं। शेप के बाद कोऑर्डिनेशन देखें तो एनिमल सेल, क्योंकि इनके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट जो है वो उसके साथ साथ फंक्शनल एस्पेक्ट भी बढ़ जाते हैं। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट बढ़ने की वजह से इनको कोऑर्डिनेशन, केमिकल जिसको हम हार्मोनल कहते हैं, और नर्वस कोऑर्डिनेशन, तो दोनों किस्म की कोऑर्डिनेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। बट इन केस ऑफ प्लांट सेल ओनली केमिकल या हार्मोनल सिग्नलिंग जो है वो मौजूद होती है। तो प्लांट सेल जो है वो इसी वजह से, क्योंकि उनमें मोटिलिटी नहीं है, फंक्शनल एस्पेक्ट कम है, तो उनके अंदर जो रिस्पॉन्स है वो स्लो होता है। लेकिन केमिकल एंड नर्वस दोनों होने की वजह से एनिमल जो है दे शो अ रैपिड रिस्पॉन्स। तो ये स्लो टू रैपिड दोनों किस्म के रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं, लेकिन प्लांट सेल हमेशा स्टिमुलस के लिए स्लो रिस्पॉन्स शो करेगा। कोऑर्डिनेशन के बाद साइटोकाइनेसिस देखिए, तो साइटोकाइनेसिस एक्चुअली दैट इज डिवीजन ऑफ सेल। मैं दोहराता हूं, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं है, बल्कि डिवीजन ऑफ सेल है। सेल की डिवीजन के लिए इन केस ऑफ एनिमल सेल, सेल एक मौजूद था, फॉर एग्जांपल ये, तो ये सेल पिंच होता है ऑलमोस्ट एट द सेंट्रल पोजीशन। ये हम आगे जब सेल डिवीजन को पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल देखेंगे कि यहीं से ये पिंच क्यों होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रियोल। ये पिंच होगा तो इस तरह से एक पोजीशन एक्वायर कर लेगा। अब इस तरह से है तो इसका मतलब साइटोकाइनेसिस आउटर टू इनरवर्ड हो रही है, आउटर टू इनवर्ड पिंचिंग हुई है, और इस किस्म की फोर्स को जो आउटर टू इनर लगे उसको नाम दिया जाता है सेंट्रीफ्यूगल। उसके मुकाबले में प्लांट सेल में देखिए तो प्लांट सेल जो है इस तरह से मौजूद होता है और इसके दरमियान में यहां पे ऐसा होता है कि दरमियान में जो वेसिकल्स है वो अकोमुलेट होना शुरू होते हैं, तो सेंटर से पेरिफेरल साइड की तरफ जाते हैं, तो इसका मतलब इनवर्ड टू आउटवर्ड। तो ऐसी फोर्स जो इनवर्ड टू आउटवर्ड लगे उसको नाम दिया जाता है सेंट्रीपिटल। तो हम इसको टेक्निकल टर्म में कह सकते हैं कि साइटोकाइनेसिस इज सेंट्रीफ्यूगल लाइक इन केस ऑफ एनिमल सेल एंड सेंट्रीपिटल लाइक इन केस ऑफ प्लांट सेल।
तो ये वो डिफरेंसेस थे जो कि हम एनिमल और प्लांट सेल में एक जो है वो की पॉइंट की सूरत में याद रख सकते हैं कि कौन से ऐसे प्रोसेस या स्ट्रक्चर हैं जो प्लांट सेल में एब्सेंट हैं और एनिमल में मौजूद हैं, या एनिमल में एब्सेंट है तो प्लांट सेल में मौजूद है। अब सारे डिफरेंस ही नहीं है, कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में सिमिलैरिटीज रखते हैं। तो अगर सिमिलैरिटीज के पॉइंट को देखना चाहें तो हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अच्छा जी, सिमिलैरिटीज की जब बात करें, कंपैरिजन में डिफरेंसेस को डिस्कस किया हमने। अगर सिमिलैरिटीज देखें तो अमंग प्लांट एंड एनिमल सेल जो बेसिक सिमिलैरिटीज हैं उसमें हमें याद रखना चाहिए कि एक्चुअली कोई भी सेल जो कि यूकैरियोटिक सेल है उसमें सेल मेम्ब्रेन का, साइटोप्लाज्म का और प्रॉपर न्यूक्लियस का होना जरूरी है। तो यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन, उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म और प्रॉपर न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड या डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होना जरूरी है। तो यहां पे आप देखिए तो हमने तीन पहले कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म कहे। इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनल ऐसे हैं जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर मौजूद होते हैं। तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एटीपी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी apparatus, साइटोस्केलेटन एंड पेरोक्सोसोम। ये वो ऑर्गेनल हैं जो कि प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में मौजूद होंगे। अब ये जो पॉइंट हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस का, ये हमारी बुक में चैप्टर नंबर 4 में फिगर जो दी गई 4.3 उसमें टिपिकल सेल्स की डायग्राम दी गई। लेकिन हमारा सिलेबस सिर्फ इस डायग्राम तक कन्फाइंड नहीं है, बल्कि यूएचएस जो है किसी भी पॉइंट से जो कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की दोनों बुक्स में जहां कहीं भी प्लांट और एनिमल सेल को डिफरेंशिएट किया गया है या डिफरेंस का कोई हिंट बनता है वहां से क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको सिर्फ इस डायग्राम तक कन्फाइंड नहीं रहना, बल्कि अपनी बाकी बुक की भी रीडिंग के दौरान आप ये चीज ऑब्जर्व करें जहां कि ये प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस हो सकता है या सिमिलैरिटी हो सकती है, तो आप उसको नोट डाउन करेंगे ताकि फ्यूचर में आपके इस्तेमाल आ सके। इस पॉइंट के बाद नेक्स्ट जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस है उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, जो हमारे लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट है दैट इज कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस की बात करें तो ये कंपैरिजन में कंसीडर किए जाते हैं। अब कुछ फीचर्स जो कि यहां पे दिए गए, अब ये जो यूएचएस में टॉपिक दिया गया है एक्चुअली ये कंसीडर किया जाता है कि शायद चैप्टर नंबर 4 का जो लास्ट पेज है यहीं तक मुख्तस है, लेकिन यहां पे याद रखिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस है ये हमारी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक में कहीं पर भी जहां प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस में कुछ पॉइंट लिखा गया है उससे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो हमने एक कंपैरेटिव एनालिसिस में डिफरेंट पार्ट्स को कवर किया जिसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में हमारी दोनों बुक्स में मेंशन है। तो उसमें से कुछ फीचर्स, जैसे सबसे पहला फीचर देखिए तो न्यूक्लियस के रेफरेंस से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को डिफाइन करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। सेल ऑफ प्रोकैरियोट हैव नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। इसी वजह से हम प्रोकैरियोटिक सेल को कहते हैं कि इट हैज नो डेफिनेट और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रखता है। क्यों? क्योंकि उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखें तो दैट इज अबाउट डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर और लोकेशन के लिहाज से डिफरेंट हो सकता है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले लोकेशन के पॉइंट से देखिए तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो वो सबमर्ज्ड होगा कहां पे? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो सबमर्ज्ड इन साइटोप्लाज्म,
लेकिन प्रोकैरियोटिक के अगेंस्ट जब यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें न्यूक्लियस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, तो एक्चुअली न्यूक्लियस में और उसके साथ साथ जब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीन ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें ये स्ट्रक्चर हो सकता है यूकैरियोटिक सेल। क्लोरोप्लास्ट भी एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें यूकैरियोटिक सेल में डीएनए हो सकता है। तीसरा, स्ट्रक्चर पे आइए। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से जब देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो सिंगल सर्कुलर डीएनए रखता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें लीनियर डीएनए होता है जो कि एक से ज्यादा नंबर, यहां पे सिंगल होगा और यहां पे लीनियर और मैनी होंगे। तो ये डीएनए स्ट्रक्चर के बुनियाद पर अगर न्यूक्लियोहिस्टोन, जिनको हम हिस्टोन्स प्रोटीन का नाम देते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती हैं, तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोसोम का रीजन बनाने के लिए यूकैरियोट में तो ये हिस्टोन्स होती हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये मौजूद नहीं होती। जब हम रेप्लिकेशन के रेफरेंस से बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में, तो सबसे पहला पॉइंट ओकाज़की फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन। अब ये हमारी सेकेंड ईयर की बुक में रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म में एक्सप्लेन किया गया कि ओकाज़की फ्रेगमेंट्स जो कि लैगिंग स्ट्रैंड पे बनते हैं, उनके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का नंबर है वो वेरी करता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल में ज्यादा होते हैं, ऑलमोस्ट 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स पर ओकाज़की फ्रेगमेंट, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें 100 to 200, तो लेसर इन नंबर होते हैं। इस पॉइंट पर भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। आरएनए पॉलीमरेसेस, जो कि फिर से हम जब देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, तो आरएनए पॉलीमरेसेस इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें 3 मेन टाइप्स होती हैं, जो 3 काइंड्स ऑफ आरएनए, जिसमें मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए को बनाने के लिए 3 किस्म के आरएनए पॉलीमरेजेस इस्तेमाल होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो उसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रोमोटर साइट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब प्रोमोटर साइट के लिए अगर मैं एक सिंपलेस्ट जीन को शो करूं, मिसाल के तौर पर ये एक जीन का सेगमेंट है जिसमें सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, तो जहां से जीन शुरू होता है, स्टार्ट ऑफ द जीन, तो उस पॉइंट को हम लिखते हैं 0, और उससे आगे का जो रीजन है उसको कहा जाता है डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस, जो कि जीन का सीक्वेंस है, और इससे प्रीवियस जो कि -1 की सूरत में अपस्ट्रीम सीक्वेंस होता है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन में गलती से बचने के लिए बुनियादी तौर पर यह सीक्वेंस है जो प्रोमोटर साइट में 2 साइट्स होती हैं जो कि स्पेसिफाई करती हैं कि इस पर्टिकुलर पोजीशन से जाके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी चाहिए। ये भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट होती हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में इसका जो पॉइंट है दैट इज फर्स्ट वन इज 0 के बाद -10 पे और -35 पे। ये 2 ऐसी साइट्स हैं जहां पे जो सीक्वेंस को डिटरमिन किया जाता है कि एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कहां से जाके हो। इसी तरह से यूकैरियोटिक सेल में ये -25 और -75 पे होते हैं। इससे भी एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन के अंदर होने वाली पॉसिबल मिस्टेक्स को मिनिमाइज करने के लिए ये जीन से पहले अपस्ट्रीम सीक्वेंस में ये प्रोमोटर साइट्स जो हैं वो दी जाती हैं, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस है। इसी तरह से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पे देखिए, तो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है जिसमें कैपिंग है, टेलिंग है एंड स्प्लाइसिंग है। ये भी ट्रांसक्रिप्शन में सेकेंड ईयर में जाके एक्सप्लेन किया गया, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन जब होती है तो उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, जिसका काम प्रोटेक्शन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। ये अब बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट में जो है वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस के बारे में बताया गया। चैप्टर नंबर 5 में भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस के बारे में बताया गया कि जब लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस हम पढ़ते हैं तो बुनियादी तौर पर इन केस ऑफ प्रोकैरियोट
रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस मौजूद होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल को फ्रॉम वायरल डीएनए या वायरल आरएनए। तो वायरल जब डीएनए एंटर होता है या वायरल न्यूक्लियर मटेरियल एंटर होता है तो उसको डिग्रेड करने के लिए एंडोन्यूक्लियसेस काम करते हैं। उसके मुकाबले में यूकैरियोटिक में जनरली ये नहीं होते, हमारी बुक में इसके लिए मेंशन नहीं किया गया। तो यहां पे हमने एक जनरल कंपैरिजन किया। कंपैरेटिव वे में देखें तो ये नॉर्मली इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जनरली एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इन केस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें हम प्लाज्मिड एक की पॉइंट कहते हैं जो कि एज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जिसका काम जेनेटिक इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके मुकाबले में जब हम यूकैरियोटिक सेल देखते हैं तो वहां पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में है और उसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट में। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर एंडोसिम्बायोटिक रीजन, ये दोनों बैक्टीरियल रीजन है, तो एक्चुअली इन दोनों के पास डीएनए जो है तकरीबन सर्कुलर वैसा ही होता है, जिस वजह से हम इसमें कंसीडर करते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। लास्ट पॉइंट देखिए, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के लिहाज से बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो हमेशा 1 क्रोमोसोम और हैप्लॉइड, इसको हम प्रॉपर ये ट्रू क्रोमोसोम भी नहीं कहते, क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमेटिड या क्रोमेटिन तीनों लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर मटेरियल भी लिखा गया, चैप्टर नंबर 6 में बैक्टीरिया की बात पढ़ें तो उसमें इसको डिफरेंट नाम दिए गए हैं, जो कि हमेशा 1 होता है और हैप्लॉइड होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक है ये हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, डिप्लॉइड भी हो सकते हैं और पॉलीप्लॉइड भी हो सकते हैं। अगर आपको याद हो हैप्लॉइड में एग्जांपल यूकैरियोटिक सेल की तो दैट इज फंजाई, डिप्लॉइड में डिफरेंट सेल्स हैं और इसी तरह से पॉलीप्लॉइड भी जिसमें एक से ज्यादा नंबर क्रोमोसोम या एक से ज्यादा पेयर्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं 1 और मोर, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या पॉलीप्लॉइड, तीनों सूरतों में हो सकते हैं। तो ये एक न्यूक्लियस के रेफरेंस है। अब यहां पे तमाम पॉइंट जो हैं वो न्यूक्लियस के रेफरेंस से मेंशन किए गए हैं, जो कि हमारी दोनों बुक से डिफरेंट प्लेसेस से लिए गए हैं। इसमें कुछ और भी पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन पॉइंट्स को समझते हुए खुद से जब बुक को रीड करेंगे तो कुछ और पॉइंट जो आप समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंट है तो इस टेबल के अंदर ऐड करेंगे। इस न्यूक्लियस के बाद सेकंड जो पार्ट है उसमें डिफरेंस देखने के लिए, फॉर एग्जांपल सेल के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, उनमें भी डिफरेंस होता है, तो उनको देखने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में सेम उसी तरह से हम फीचर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें सेल एनवेलप, सबसे पहले सेल एनवेलप का लफ्ज भी चैप्टर नंबर 6 में बैक्टीरिया में दिया गया, जिसमें 3 बेसिक कंपोनेंट कैप्सूल, स्लाइम एंड सेल वॉल दिए गए। ये कैप्सूल और स्लाइम दोनों प्रोकैरियोटिक सेल में तो होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। जबकि सेल वॉल देखें तो पेप्टाइडोग्लाइकन जो कि एक कॉमनली बैक्टीरिया में या यू बैक्टीरिया में मौजूद होता है, जिसको दूसरा नाम म्यूरिन भी दिया जाता है। यहां पे एक बात याद रखिएगा कि तमाम बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है। जैसे आपने जब सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया को पढ़ा था तो उस वक्त आपने देखा था कि 2 किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, आर्कियोबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल बनती है वो प्रिमिटिव है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की है, लेकिन जो यू बैक्टीरिया है समवट एडवांस है, उनके केस में पेप्टाइडोग्लाइकन की बनती है। इस पेप्टाइडोग्लाइकन को म्यूरिन का नाम भी देते हैं, और जब ये एक होल सेल के गिर्द, एक कंप्लीट इंडिविजुअल के गिर्द एज अ होल कंप्लेक्स पढ़ा जाता है इसको, तो उसको नाम दिया जाता है सेक्युलस। तो पेप्टाइडोग्लाइकन जब एक कंप्लीट कंप्लेक्स अराउंड एन ऑर्गेनिज्म बनाता है, क्योंकि बैक्टीरिया के बारे में हम जानते हैं कि एक सेल ही एक ऑर्गेनिज्म है, तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के गिर्द जो कंप्लेक्स होगा उसे नाम दिया जाएगा सेक्युलस। जबकि यूकैरियोटिक सेल में देखें तो ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दैट इज मे बी सेलुलोज,
और दैट इज मे बी काइटिन। सेलुलोज मेन कंपोनेंट किसका है? प्लांट सेल का और प्लांट सेल वॉल का। इसके मुकाबले में जो काइटिन है दैट इज प्रेजेंट इन फंगल सेल वॉल। तो फंजाई और प्लांट ये दोनों के केस में होता है, लेकिन यहां पे याद रखिए कि सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। हम यहां पे मेंशन करते हैं मोस्टली यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि यूकैरियोट में तो प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, फंजाई भी हैं। तो फंजाई में और प्लांट्स में तो ये है जिसकी कंपोजिशन डिफरेंट है, लेकिन एनिमल्स के केस में ये मौजूद नहीं होती। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल्स। नेक्स्ट रेफरेंस से देखिए ऑर्गेनल्स के रेफरेंस से। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल्स, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन देखिए। तो बैक्टीरिया के केस में जब हम सेल मेम्ब्रेन को पढ़ते हैं तो वहां पे मेंशन किया गया कि सेल मेम्ब्रेन लैक्स स्टिरोल, यानी कि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होते। किसमें? बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में या प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में। लेकिन स्टिरोल आर प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। आगे हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसमें देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है, या कहां मौजूद होता है। दूसरे नंबर पे देखिए तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। अब ऑर्गेनल को एक्चुअली 3 मेजर क्लासेस में कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहले जो है उसको कहा जाता है नॉन मेम्ब्रेनस, ऐसे ऑर्गेनल जिनके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं बनी। दूसरे यूनिमेम्ब्रेनस, जिनके गिर्द सिंगल मेम्ब्रेन है। तीसरे बायमेम्ब्रेनस, जिसमें हम कहते हैं 2 मेम्ब्रेन, या डायमेम्ब्रेनस भी कहा जाता है, जिसमें डबल मेम्ब्रेन बनती है। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल में हम दोनों को कंसीडर करेंगे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होते ही नहीं, ना सिंगल मेम्ब्रेनस या डबल मेम्ब्रेनस, दोनों नहीं होते। यूकैरियोटिक में दोनों किस्में मौजूद होती हैं। तो अगर हम इस पॉइंट को ये कहें तो एक्चुअली मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नॉन मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस तीनों किस्में जो है यूकैरियोट में मौजूद होती हैं। लेकिन प्रोकैरियोट जो है दैट एक्वायर ओनली नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। यहां पे एमसीक्यू डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोट के पास कौन सी मेम्ब्रेन नहीं है। दूसरे नंबर पर ऑर्गेनल की एग्जांपल देके भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में मिसिंग होगा। अब यहां पे आपको कुछ एग्जांपल जो है वो नॉन मेम्ब्रेनस की देके एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल लिखा जा सकता है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगा। जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए वो मौजूद नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, क्लोरोप्लास्ट देखिए, न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस देखिए, ये सारे जो है मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। तो आपको एग्जांपल्स लाजमी याद रखनी है कि नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल कौन से हैं, यूनिमेम्ब्रेनस कौन से हैं और बाय मेम्ब्रेनस कौन से हैं या डबल मेम्ब्रेनस कौन से हैं। तो उसकी भी आप एक लिस्ट बनाएंगे ताकि आपको याद रखना आसान हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दैट इज अबाउट राइबोसोम्स। तो राइबोसोम जो है वो भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंट होते हैं इन टर्म ऑफ देयर सेडिमेंटेशन। स्वेडबर्ग यूनिट जो हमने सेडिमेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया था, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनल जो राइबोसोम है दैट इज 50s एंड 30s, 2 सब यूनिट होते हैं, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। दोनों मैग्नीशियम आयन के जरिए कंबाइन करते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनता है 70s का। लेकिन अगर आप यहां पे देखिए तो 60s का लार्जर सब यूनिट है, 40s स्मॉलर सब यूनिट है। दोनों कंबाइन करते हैं तो उससे जो स्ट्रक्चर बनता है राइबोसोम का दैट इज 80s। यहां पे अब याद रखिए कि राइबोसोम्स दोनों के केस में फ्री फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म भी हो सकते हैं और अटैच्ड भी हो सकते हैं। फ्री फ्लोटिंग की तो बात क्लियर है कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली होंगे, लेकिन अटैच्ड वाले पॉइंट पे देखिए अटैचमेंट कहां पे होगी, यहां पे डिफर होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड पे होगी, क्योंकि वहां पे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं है ना। तो यहां पे अटैचमेंट होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो यहां पे ये भी बात जो है वो हमें याद रखनी चाहिए कि जो राइबोसोम्स हैं अटैच्ड विद द इनर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। लेकिन यहां पे अटैचमेंट कहां पे होती है, एट द आउटर सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पर हो सकते हैं या फ्री फ्लोटिंग हो सकते हैं। अदर पॉइंट्स देखिए जो कि अदर ऑर्गेनल्स है, उसमें सबसे पहले है पिल्लाए, किसमें मौजूद होती है, बैक्टीरियल सेल में। लेकिन एनिमल
प्लांट और फंजाई जो कि यूकैरियोटिक सेल हैं उसमें ये मौजूद नहीं होता। इसी को सेक्स पिल्लाई भी कहा जाता है। आप फंक्शन जानते हैं इसका, जब आपने कॉन्जुगेशन का प्रोसेस पढ़ा था इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ी थी बैक्टीरिया में, तो उसमें आपने कहा था ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए पिल्लाई इन्वॉल्व होते हैं। दीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, तो लोकोमोशन के लिए ये काम नहीं करते। फ्लैजिला जो कि लोकोमोशन के लिए सिंगुलर हम फ्लैजिलम कहते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ये मौजूद होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में इसकी कंपोजिशन जो है वो डिफर है, जो कि फ्लैजिलिन से है। उसके मुकाबले में यूकैरियोटिक सेल में ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो है वो साइट जो फ्लैजिलम है उसको बनाता है, जो कि साइटोस्केलेटल इन नेचर है। तीसरा पॉइंट देखिए तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल देखिए तो क्लोरोफिल इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल सब सेल में नहीं होगा, जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है उनके अंदर होगा, और वहां पे भी स्कैटर्ड फॉर्म में होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं, तो स्कैटर्ड फॉर्म में बैक्टीरियो क्लोरोफिल होगा, स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर यहां पे देखिए तो यूकैरियोटिक सेल में वो वहां पे भी अगेन सब में नहीं होगा, मोस्टली कौन कौन से जो ऑटोट्रॉफिक है, मिसाल के तौर पर प्लांट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनमें डिफरेंट टाइप होंगी ए बी सी एंड डी, तो ये डिफरेंट टाइप की क्लोरोफिल यूकैरियोटिक सेल में हो सकते हैं। मैं अगेन कह रहा हूं नॉट इन ऑल सेल्स दैट इज प्रेजेंट इन ऑटोट्रॉफिक, तो क्लोरोफिल का पॉइंट सिर्फ ऑटोट्रॉफिक सेल्स के रेफरेंस से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में देखा जाएगा। फूड स्टोरेज देखिए, इन केस ऑफ फूड स्टोरेज जो फूड स्टोर होती है प्रोकैरियोटिक सेल में दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन रिजर्व, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनके केस में ग्लाइकोजन हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए तो मसल सेल है ह्यूमन के केस में, या लिवर है, तो ये दो स्ट्रक्चर जो है वो ग्लाइकोजन रिजर्व करते हैं, लेकिन प्लांट सेल में स्टार्च की सूरत में रिजर्व होता है। तो इसका मतलब यूकैरियोटिक में ग्लाइकोजन या स्टार्च हो सकती है, जबकि फूड स्टोरेज इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल हमेशा ग्लाइकोजन होती है। सेल डिवीजन, इस पॉइंट पे देखिए कि सेल डिवाइड कैसे करेंगे, इंक्रीज इन नंबर कैसे करेंगे। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल ये बाइनरी फिशन करते हैं। अब यहां पे बाइनरी फिशन को हम दूसरा नाम देते हैं एमाइटोसिस, यानी कि ये माइटोसिस से अलग प्रोसेस है, और उसके मुकाबले में यूकैरियोटिक सेल में हम कहते हैं माइटोसिस हो सकती है, मियोसिस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और न्यूक्लियर माइटोसिस। ये अब चैप्टर नंबर 8 में जब फंजाई को हम पढ़ते हैं, वहां पे फंजाई की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स में एक बताई गई कि उसमें न्यूक्लियर माइटोसिस होती है। तो इसका मतलब सेल डिवीजन के लिए ये 3 मेथड अप्लाई किए जा सकते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यहां पे बाइनरी फिशन को मैंने कहा ये एमाइटोसिस है, या ये एक सिमेट्रिकल डिवीजन है। यहां पे पॉइंट याद रखिए कि बाइनरी फिशन में डिवीजन के दौरान सिमेट्री आती है, जिसकी वजह से सेल 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है। लेकिन एसिमेट्रिकल डिवीजन भी हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए कि एसिमेट्रिकल डिवीजन को नाम देते हैं बडिंग, जिसमें एक लार्जर सेल से स्मॉलर बड, सिमेट्री नहीं रही, बराबर नहीं रहा स्ट्रक्चर, जिस वजह से हम कहते हैं कि ये जो डिवीजन है वो बाइनरी फिशन के साथ साथ बडिंग भी हो सकती है। लेकिन कॉमनली बाइनरी फिशन या एमाइटोसिस का प्रोसेस होता है प्रोकैरियोट में। किसी यूकैरियोट में भी बडिंग होती है, जैसा कि यीस्ट के केस में, तो इसलिए हमने बडिंग को यहां पे स्पेसिफाई नहीं किया, हमने बाइनरी फिशन का लफ्ज इस्तेमाल किया। एग्जांपल्स देखिए तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, किंगडम प्रोकैरियोट कंप्लीट, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट जेनस ऑफ बैक्टीरिया हैं, और साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। यहां पे अब बाज़ औक़ात मिस्टेक होती है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जब लिखा जाता है तो हम ये समझते हैं कि ये एल्गी से है। एक्चुअली ब्लू ग्रीन एल्गी कॉमन नेम है किसका, साइनोबैक्टीरिया का। तो किंगडम प्रोकैरियोट में एग्जांपल देखी जाएगी बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। लेकिन रेस्ट ऑफ ऑल किंगडम, जो 4 किंगडम बाकी हैं, जिसमें प्रोटिस्टा है जिसको प्रोटोक्टिस्टा भी कहते हैं, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये वो फाइलम है जो कि तमाम यूकैरियोटिक सेल रखेंगे। तो ये आप दोनों पॉइंट्स पर अगर देखिए तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का ये 2 हमने पॉइंट्स बनाए, 2 चार्ट्स पे या टेबल पे हमने इसको मेंशन किया है। ये मैं अगेन इस बात को रिपीट करूं कि ये सिर्फ चैप्टर नंबर 4 का लास्ट पेज नहीं है, बल्कि
दोनों किताबों में डिफरेंट पोजीशंस पर जो मेंशन किया गया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के रेफरेंस से, चाहे वो चैप्टर नंबर 4 हो, चैप्टर नंबर 5 हो, चैप्टर नंबर 8 हो, या सेकेंड ईयर में जाके एवोल्यूशन है, बायोटेक्नोलॉजी है, सेल साइकिल है और क्रोमोसोम एंड डीएनए, ये वो मेन चैप्टर्स हैं जहां पे कहीं कहीं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो आप लाजमन जब अपने बाकी सिलेबस को भी पढ़ रहे हैं तो उसमें ये बात जहन में रखिए और इस टेबल को इंक्रीज करने की कोशिश करें, ताकि जो ये पॉइंट्स हैं इनमें की पॉइंट्स आप बना सकें और अपने एमसीक्यू को बेहतर अंदाज में सॉल्व कर सकें। ये डिफरेंसेस के बाद एक और पॉइंट जो कि सिमिलैरिटीज आती हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक ऑर्गेनल में, उसको जरा देखिए। ये एक यूनिक पॉइंट है जो कि हमारी बुक में डायरेक्टली नहीं लिखा गया लेकिन इनडायरेक्टली मौजूद है, तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी यहां पे देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनल, क्या इनके दरमियान कोई सिमिलैरिटी मौजूद है? तो जी सिमिलैरिटी मौजूद है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनल में याद रखिए जिस ऑर्गेनल की तरफ इशारा है वो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये दो ऐसे ऑर्गेनल हैं जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनल तो हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक ओरिजिन रखते हैं। यहां पे जब हम ये कह रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सिमिलैरिटीज हैं, ये यहां पे ये पॉइंट देखिए, सिमिलैरिटीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे नेचर ऑफ डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में या यूकैरियोटिक ऑर्गेनल, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है, दोनों में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, बोथ हैव सेम काइंड ऑफ डीएनए, बोथ हैव नो हिस्टोन्स, दोनों के पास हिस्टोन्स नहीं है, यानी कि ये भी सिमिलैरिटी है। दोनों का राइबोसोम की नेचर 70s है और दोनों में ग्रोथ जो है वो बाइनरी फिशन के जरिए होती है। हम जानते हैं कि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल हैं जो कि सेल की डिवीजन के बगैर डिवाइड कर सकते हैं, किस जरिए? बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन। ये पॉइंट जो है, इससे ये बात वाज़ेह होती है कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनल हैं, खास तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, बोथ हैव प्रोकैरियोटिक ओरिजिन, तो दोनों जो हैं वो प्रोकैरियोट से ओरिजिनेट हुए हैं। अगर मैं याद कराऊं चैप्टर एवोल्यूशन में, एवोल्यूशन के चैप्टर में ये एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस में इन दोनों की एग्जांपल दी गई कि एक लार्जर बैक्टीरिया ने स्मॉलर को इनगल्फ कर लिया और इनगल्फ करने के बाद उसको डिग्रेड नहीं किया बल्कि सिम्बायोसिस के जरिए रहना शुरू कर दिया और वो उसका ऑर्गेनल बन गया। ये एक हाइपोथेसिस है, तो उसके रेफरेंस से हमने ये पॉइंट बनाया कि प्रोकैरियोटिक सेल का यूकैरियोटिक ऑर्गेनल के साथ एक पर्टिकुलर सिमिलैरिटी होती है। यहां पे अब ये जो हमने डिफरेंट पॉइंट कहे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, इससे कुछ पॉइंट्स ऐड भी किए जा सकते हैं। जैसे अगर जेनेटिक कोड देखें तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंट होता है, इसी तरह से और मुख्तलिफ ऐसी चीजें हैं जो कि ऐड की जा सकती हैं। तो यहां तक ये फाइनल नहीं है या 100% नहीं है, मैक्सिमम जरूर हो सकता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस के बाद हम अब स्टार्ट करते हैं जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारे आज के लेक्चर का, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये किसके लिए दिया गया था? सेल मेम्ब्रेन के लिए। सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले क्या होती है? इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं या प्लाज्मा लेमा, जो कि एक जनरलाइज्ड सेल के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये आउटर मोस्ट लेयर है इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, but that is inner to cell wall in most of the plants। तो प्लांट सेल के केस में ये सेल वॉल के इनर होती है, यानी आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल्स में और इनर टू द सेल वॉल है किसमें? प्लांट्स में। तो ये की पॉइंट जो है इसको याद रखेंगे हम। अब यहां पे आप देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो हमने कहा जनरलाइज्ड सेल को तो इसमें प्लाज्मा लेमा कह दिया जाता है, लेकिन दो सेल और हैं जिसमें इनको स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, सच एज एक्सोलेमा
जो कि एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, जो कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन अल्टीमेटली कहलाएगी, और सार्कोलेमा जो कि मसल फाइबर और मसल सेल में जो है वो मेंशन की गई है। तो यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेल। उनका स्ट्रक्चर एक जैसा ही होगा, लेकिन नेचर ऑफ सेल पे उसको स्पेशलाइज्ड नेम दिया जाता है, सार्कोलेमा या उसके साथ साथ एक्सोलेमा। अगर कंपोजिशन की बात करें इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसमें। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लिपिड्स। लिपिड्स जो है वो 20 to 40% होते हैं, और ये जो लिपिड्स की टाइप है, जब हम क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के पार्ट में ये पढ़ते हैं कि लिपिड्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें अगर लिपिड्स कहा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप के लिपिड है। तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली फास्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। आगे हम मेम्ब्रेन का मॉडल पढ़ते हुए देखेंगे कि फास्फोलिपिड कैसे है, और उसके साथ साथ उसमें कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है इन लेसर क्वांटिटी। ये कोलेस्ट्रॉल अगेन याद रखिए यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में होगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा। इनके फंक्शन देखिए, तो दैट इज मेन फंक्शंस आर, फर्स्ट वन इज टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी और मेंटेन द फ्लूइडिटी। तो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए लिपिड्स का, और कौन से लिपिड का, फॉस्फोलिपिड का रोल होता है। दूसरा कंपोनेंट देखिए तो प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स की तादाद लिपिड्स के मुकाबले में ज्यादा होती है इन टर्म ऑफ मोलिकुलर वेट, तो वो 60 to 80% है, जो कि इंटेग्रल और ग्लोबुलर होती हैं मोस्टली। ग्लोबुलर प्रोटीन इसमें आती हैं। अब यहां पे देखिए फाइब्रस और ग्लोबुलर का हमने डिफरेंस कर दिया, तो ग्लोबुलर प्रोटीन नॉर्मली मौजूद होती हैं एज अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और ये जो है वो 2 तरह से रोल प्ले कर सकती हैं, दैट इज एज अ रिसेप्टर एट द सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो कि सिग्नल को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर के तौर पर, और ट्रांसपोर्टर, जिसकी वजह से हम ट्रांस मेम्ब्रेन भी इनको नाम देते हैं, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में भी हेल्प कर सकती हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट्स देखिए तो इसकी कंसंट्रेशन एज सच मेंशन नहीं की गई, लेकिन स्मॉल अमाउंट में ये मौजूद होते हैं, जिसमें खास तौर पर जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन एज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ग्लाइकोलिपिड एज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो लिपिड के साथ या प्रोटीन के साथ जोड़ के ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बना लेते हैं। इनका फंक्शन क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं एक्चुअली सेल रिकग्निशन के लिए, खास तौर पर इनका फंक्शन क्या है, ब्लड सेल में एग्जांपल दी गई। जब हम ब्लड सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें ए बी एंड ओ जो ब्लड ग्रुप है उसकी डिफरेंशिएशन कैसे होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एट द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल। तो जो एंटीजन होता है सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल के, वो एक्चुअली ये कार्बोहाइड्रेट की यही नेचर होती है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस सेल मेम्ब्रेन में क्या है, सेल रिकग्निशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन केस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब ये कंपोनेंट देखने के बाद अगर हम देखें कि इसका जो मॉडल है हमारे सिलेबस में जो हिस्सा है, दैट इज अबाउट यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसको हम UMM भी कंसिडर करते हैं, और उसके साथ साथ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब सिलेबस का हिस्सा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को समझने के लिए हमें कंपैरिजन लाजमी है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो कि रिजेक्ट कर दिया गया था, उसमें ऐसे क्या प्रॉपर्टीज थी, ये यूनिकनेस थी जो कि गलत थी, और फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में उनको ठीक किया गया। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल देखिए तो एक्चुअली इसमें एक लिपिड बाइलेयर होती है, और लिपिड कौन से हैं, फॉस्फोलिपिड। और उस लिपिड की अगर आप यहां पे ये मैं एक लिपिड को शो करूं लार्जर करके, तो एक लिपिड का मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से मौजूद होता है। इस लिपिड के मॉलिक्यूल में ये हिस्सा पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक होता है, और उसके साथ साथ ये हिस्सा जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है। अब यहां पे आप देखिए इस मेम्ब्रेन में, तो इस प्रोटीन के साथ, अब इसके ऊपर जो है वो हमने एक प्रोटीन जो है वो शो की,
तो प्रोटीन का लिपिड के साथ जब कांटेक्ट होगा, जो अटैचमेंट होगी, तो उसकी वजह से जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनेगा दैट विल बी नेम्ड एज लिपिड, और प्रोटीन का जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनता है उसको क्या कहा जाता है, लिपोप्रोटीन्स। तो यहां पे लिपिड्स का हेड के साथ जो हाइड्रोफिलिक हिस्सा है उसके साथ एक कनेक्शन बनेगा, और जो लोअर पार्ट है जो कि इन बिटवीन आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोफोबिक। ये मैंने पॉइंट इसके रेफरेंस से लिखा है, इधर से नहीं। तो आप ये हिस्सा इनर साइड जो टेल आ रही है दरमियान में, ये टेल्स ये हाइड्रोफोबिक होती हैं, लेकिन जो हेड्स होते हैं सारे वो क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक। तो ये मैं इसको दोबारा से मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। मैं इसको फिर से बता देता हूं कि हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, और जो टेल्स हैं दरमियान में वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। यहां पे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को डिफाइन किया जाता है कि लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स। सैंडविच का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। एक्चुअली सैंडविच का मतलब देखिए, सैंडविच में हम क्या करते हैं, एग की एक लेयर होती है और उसके गिर्द ब्रेड होती है। तो अगर हम ब्रेड कंसिडर करें एज अ प्रोटीन, तो उसके अंदर जो एग है वो एज अ लिपिड कंसिडर करें, तो लिपिड की बाइलेयर जो है वो सैंडविच हो गई है किसके दरमियान, प्रोटीन लेयर्स के दरमियान। ये वाला मॉडल रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें से मुख्तलिफ जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है उसको जस्टिफाई करना पॉसिबल नहीं था, और सेकेंडली केमिकल कंपोजिशन को भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता था। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा गया तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो कंफर्म हुआ। यहां पे अगर एक मैं जनरलाइज्ड सेल को जिक्र करूं तो एक सेल के केस में बुनियादी तौर पर ये एक फॉर एग्जांपल आप सेल मेम्ब्रेन देखिए जो कि आउटर मोस्ट लेयर है। इस आउटर मोस्ट लेयर में एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन जो है उसका अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा जाए तो दैट इज इन दिस फॉर्म। लिपिड बाइलेयर मौजूद होती है इस सूरत में। अब ये जो लिपिड बाइलेयर है ये एक्चुअली पूरे सेल को यू सराउंड की होती है। हमने सिर्फ इस एक हिस्से को यहां पे शो किया। इसमें लिपिड बाइलेयर के अंदर ये दोनों में जो मेन डिफरेंस है, यहां पे प्रोटीन जो है वो आउटर थी, जो कि आउटर लेयर थी अराउंड द लिपिड बाइलेयर, लेकिन इसके केस में हम क्या कहते हैं कि प्रोटीन्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि इसके अंदर यू एम्बेड की होगी इस तरह से। तो एक्चुअली जो लिपिड के दरमियान में ही, लिपिड बाइलेयर इसका मतलब कंटिन्यूस नहीं रही, दरमियान में कहीं कहीं प्रोटीन्स मौजूद हैं। अब इन प्रोटीन्स को देखें तो ये प्रोटीन्स तीन तरह की होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं। एक जो कि कंप्लीट आ जाएंगी, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए काम करेंगी, उनको नाम दिया जाएगा ट्रांस मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द दोनों साइडों पे मटेरियल जो है उसमें से मूव कर सके, ट्रांस मेम्ब्रेन। कुछ प्रोटीन जो कि सिर्फ बाहर वाले हिस्से पे अटैच होंगी उनको नाम दिया जाएगा एक्सट्रिंसिक, और कुछ जो कि इंटरनल पार्ट में होंगी सेल मेम्ब्रेन के उनको नाम दिया जाएगा इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का लफ्जी मतलब ही इनर वर्ड है, एक्सट्रिंसिक का आउटर वर्ड है। यहां पे एक और बात जो कि मैंने कहा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बनेंगे। इन प्रोटीन्स के साथ जब कार्बोहाइड्रेट अटैच होंगे तो क्या कहलाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स, और जिस वक्त लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, ग्लाइकोलिपिड। तो ये जो अटैचमेंट है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की, ये इंपॉर्टेंट है जो कि आउटर सरफेस पे आई है सेल मेम्ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट के केस में आउटर सरफेस पे आए हैं सेल मेम्ब्रेन के, जो कि सेल रिकग्निशन के लिए काम करेंगे। आउटर साइड पर कुछ फाइबर्स भी मौजूद होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर होते हैं, जो कि अगर इस मेम्ब्रेन में देखें तो यहां पे मौजूद होंगे, और कुछ ऐसे साइटोस्केलेटल फाइबर इनर साइड पर भी मौजूद होते हैं। तो आपको अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन के गिर्द साइटोस्केलेटल फिलामेंट इनर वर्ड टू सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन जो एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर है वो आउटर है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट कहां पे मौजूद है सेल मेम्ब्रेन में, आउटर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल से बाहर वाला हिस्सा होगा वहां पे होंगे, जिस वजह से
ये रिकग्निशन साइट के तौर पर काम करेंगे, सेल को रिकग्नाइज करने में हेल्प करेंगे। तो ये हमने कंपोजिशन की बात की। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के बाद जो दूसरा मेन कंपोनेंट है दैट इज अबाउट देयर फंक्शंस। तो सेल मेम्ब्रेन के जो फंक्शंस हैं उसकी तरफ आइए, तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन जानने के बाद जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा भी कुछ फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, जो कि शेप ऑफ द सेल को मेंटेन करना है, और स्पेशलाइज्ड सेल में स्पेशलाइज्ड फंक्शंस भी होते हैं। मिसाल के तौर पर न्यूरॉन में नर्व इंपल्स की कंडक्शन है और मुख्तलिफ फंक्शन जो है वो ये परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए सेल मेम्ब्रेन में 3 पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन किए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल हो सकती है, डिफरेंशियल परमिएबल हो सकती है, और उसके साथ साथ डिफरेंशियल यहां पे REN होगा। ये वर्ड जो है वो N की तरह लग रहा है, DIFFERENTIAL। तो डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन, इसी तरह से सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये 3 वर्ड जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं, जिसको सेमी परमिएबल का मतलब कि परमिशन देने के लिए कुछ मटेरियल को अलाउ करे मूव करना और कुछ को ना करे। इसी तरह से मूवमेंट के दौरान डिफरेंशिएट करे डिफरेंट टाइम पे। फॉर एग्जांपल, एक वक्त ऐसा था जिस वक्त सेल को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट थी, तो उस वक्त ग्लूकोज को अलाउ कर दिया कि एंटर हो सकता है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जिस वक्त ग्लूकोज मौजूद था, अलाउ नहीं किया। तो इसका मतलब डिफरेंशिएट कर दिया उसने। और तीसरे नंबर पे देखिए, सिलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट किया जाए ऑन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल के इस मॉलिक्यूल की जरूरत है या नहीं है, तो उस बुनियाद पर हम ये 3 वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सेमी परमिएबल, डिफरेंशियल परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल। जब इन तीनों में से हमने कहा कि सिलेक्ट किया जाएगा, तो मटेरियल की रेगुलेशन कैसे होती है? थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन में से मटेरियल गुजरता है वो या तो इजीली क्रॉसेबल हो सकता है या डिफिकल्ट टू क्रॉस हो सकता है। तो ये 2 कैटेगरीज पे इसको डिफाइन किया गया, इजीली क्रॉस्ड या डिफिकल्ट टू क्रॉस। तो इजीली क्रॉस्ड मटेरियल कौन कौन से हैं? जो कि स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल होते हैं, न्यूट्रल लिपिड्स या प्रोटीन सॉल्युबल हो, नॉन पोलर हो, शुगर, गैसेस एंड वाटर। जो कि ऐसा मटेरियल है जो कि इजीली क्रॉस कर सकता है सेल मेम्ब्रेन को। ये अब एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द मॉलिक्यूल इज इजीली क्रॉसेबल। तो ये तीनों नाम बाकी दे दिए जाए और एक उसमें से लिखा जाए, तो यूं भी पूछा जा सकता है, विच वन शो डिफिकल्टी टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो लार्जर साइज मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो आयंस हैं एंड पोलर सब्सटेंस, तो ये जो सब्सटेंस है डिफिकल्टी टू क्रॉस होते हैं। इस पॉइंट के बाद हम ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सेकंड पॉइंट जो कि हमारे इस सिलेबस का हिस्सा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस कैसे होती है। यहां पे इंपॉर्टेंट बात देखिए, पहले हमने मेम्ब्रेन्स को क्लासिफाई किया कि मेम्ब्रेन्स परमिएबल हो सकती हैं या नॉन परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल है, डिफरेंशियल परमिएबल, या इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंशिएटली परमिएबल। डिफरेंशिएटली, तो हमारी बुक में इसके लिए वर्ड लिखा गया डिफरेंशिएटली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल। और उसके साथ साथ रेगुलेशन ऑफ मटेरियल इजी टू क्रॉस है या डिफिकल्ट टू क्रॉस है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज हमारे यूएचएस के सिलेबस में दी गई, जिसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में जो 4 कैटेगरीज की गई, सबसे पहला जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस में हमें एक्चुअली जो चीजें मेंशन करनी है, जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, सबसे पहले इनकी डेफिनेशन के लिहाज से, दूसरे नंबर पर इनमें एनर्जी यूटिलाइजेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि किस प्रोसेस में एनर्जी यूटिलाइज हुई है और किस में नहीं, और तीसरे नंबर पे जहां पे अगर हमारी बुक में इस चारों प्रोसेस से या इनसे रिलेटेड प्रोसेसेस से जो एग्जांपल मेंशन की गई है उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम इसको ब्रीफली अगर एक्सप्लेन करें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो
हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये की पॉइंट इस्तेमाल किया जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन है तो देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं होती, हमने क्रॉस का साइन बना दिया। इस पैसिव ट्रांसपोर्ट की 3 मेजर क्लासिफिकेशंस हैं, डिफ्यूजन हो सकती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकती है या ऑस्मोसिस हो सकती है। डिफ्यूजन विद रेफरेंस टू सॉल्यूट होती है, दैट इज आल्सो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या इसको भी हम कहते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस प्रोसेस के लिए भी एनर्जी की यूटिलाइजेशन नहीं है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए हम की पॉइंट रखते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, तो कैरियर प्रोटीन जो है वो एक्चुअली हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जो प्रोटीन को यूज करते हुए फैसिलिटेट करें अगर प्रोटीन, तो उसके लिए हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो कि इस प्रोसेस में भी अगेन एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं है। और ऑस्मोसिस जो थर्ड प्रोसेस है, दैट इज विद रेफरेंस टू वाटर, आपने चैप्टर नंबर 14 में वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, तो दैट इज फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, ये भी टुवर्ड्स द या अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, तो इसलिए इस प्रोसेस में भी एनर्जी यूटिलाइज नहीं हुई। तो अब ये चारों प्रोसेस देखें तो नो एनर्जी यूटिलाइजेशन, तो इस प्रोसेस में हम आसानी से कह सकते हैं नो एनर्जी यूटिलाइजेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखिए, तो एक्टिव में हमेशा हम उसके ऑपोजिट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो दैट इज लो टू हाई, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, अगेंस्ट हो गया ना, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस प्रोसेस में क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं, सो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो यहां पे देखिए पहला पॉइंट जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड है। इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट को 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या डायरेक्ट, और सेकेंडरी या इनडायरेक्ट। ये हमारी बुक में स्पेशली इसको डिफरेंशिएट नहीं किया गया, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर है कि प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकता है जिसमें डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी हो या इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी हो। अगर आप डायरेक्ट एटीपी की यूटिलाइजेशन की एग्जांपल देखें तो आपने जब नर्व इंपल्स पढ़ा था तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे जो सोडियम और पोटेशियम के लिए एटीपीएज पंप है वो डायरेक्टली एटीपी को इस्तेमाल करता है ताकि जो सोडियम और पोटेशियम है उनकी मूवमेंट हो सके। सो द डायरेक्ट एटीपी के लिए आपके पास एग्जांपल मौजूद है सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप, तो इसमें भी एनर्जी डायरेक्ट यूज होती है, इधर भी डायरेक्ट यूज होती है। कैरियर मीडिएटेड देखिए, अब कैरियर मीडिएटेड और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में डिफरेंस याद रखें। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी प्रोटीन को इस्तेमाल कर रही है लेकिन हाई कंसंट्रेशन टू लो है, लेकिन कैरियर मीडिएटेड में भी प्रोटीन इस्तेमाल होती हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई। तो जब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन कैरियर मीडिएटेड होगी तो उसको भी हम कहेंगे एनर्जी यूटिलाइजेशन है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ये जो प्रोसेसेस हैं सब में एनर्जी क्या हुई, यूटिलाइज हुई। तो जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का लफ्ज आएगा तो एनर्जी विल बी यूटिलाइज। 2 और प्रोसेस जो बताए गए, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ये दोनों प्रोसेस भी एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं। इस वजह से यहां पे भी हम क्या कहेंगे कि एनर्जी यूटिलाइज हुई है, एनर्जी डिपेंडेंट। एंडोसाइटोसिस लफ्ज से देखिए, एंडो इनसाइड, साइटो साइटोप्लाज्म एंड सिस प्रोसेस। तो अगर सेल के इनर साइड पर मूवमेंट हो तो इनवर्ड मूवमेंट ऑफ मटेरियल ऑफ एनी काइंड, तो उसको नाम दिया जाएगा एंडोसाइटोसिस। जब एनी काइंड कहेंगे तो एंडोसाइटोसिस जनरल टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसमें सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है। मिसाल के तौर पर ये एक सेल था, इसमें कुछ मटेरियल जो है वो यहां पे आया, तो ये सेल मेम्ब्रेन यहां से यूं इन्वेजिनेट कर जाए तो ये मटेरियल यहां पे आ जाए, तो इस इन्वेजिनेशन को नाम दिया जाएगा एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस में 2 कैटेगरीज की जाती हैं कि अगर ये प्रोसेस सॉलिड फॉर्म को इनटेक करने के लिए हो तो उसको नाम दिया जाता है फैगोसाइटोसिस। फेज का लफ्जी मतलब होता है ईटिंग, तो सेल अगर किसी सॉलिड मटेरियल को इनटेक करता है तो सेलुलर ईटिंग या फैगोसाइटोसिस कहलाएगा। और पिनोसाइटोसिस में कहा जाता है लिक्विड फॉर्म
या इसी को कहा जाता है सेलुलर ड्रिंकिंग। जनरली हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि सेलुलर ईटिंग जो है वो फेगोसाइटोसिस है और सेलुलर ड्रिंकिंग जो है वो क्या है, पिनोसाइटोसिस। इसके बाद दूसरा प्रोसेस देखें तो दैट इज एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के केस में हम एक्सो का मतलब कहते हैं आउटसाइड, तो अगर सेल कुछ रिमूव करे आउटवर्ड तो उसको नाम दिया जाएगा एक्सोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस हमेशा सिक्रीशंस होती हैं। आप अगर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखें तो जो पैंक्रियाटिक सेल्स हैं वो इंसुलिन, ग्लूकागॉन और उसके साथ साथ जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं दैट इज एक्चुअली द काइंड ऑफ एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है, जनरली बाकी सेल्स भी एक्सोसाइटोसिस करते हैं लेकिन इंपॉर्टेंटली जो सेल हमारी बुक में डिस्कस किए गए वो पैंक्रियाज के सेल हैं। क्या आप ये बात जानते हैं कि सिक्रीशंस के लिए ऑर्गेनल कौन सा होगा? तो सेल का जो मेन ऑर्गेनल फॉर सेलुलर सिक्रीशन है दैट इज गोल्जी apparatus। तो गोल्जी apparatus सेलुलर सिक्रीशन के लिए इस्तेमाल होगा एज अ ऑर्गेनल। और किस सेल के अंदर ये ज्यादा होंगे? पैंक्रियाटिक सेल में, जो कि पैंक्रियाटिक जूस की प्रोडक्शन कर रहा है। तो एक्सोसाइटोसिस जो है वो सिक्रीशन है और ये भी एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो इन टर्मिनोलॉजीज के रेफरेंस से हमने इसके एग्जांपल्स, एनर्जी यूटिलाइजेशन और डेफिनेशन के लिए की पॉइंट्स क्या होंगे इनको डिस्कस किया। आज का लेक्चर यहां तक कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।